नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ग्राम पंचायतों में ई टेंडरिंग का विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार की ओर से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का दावा किया जा रहा है। सरकार का इस पर यह कहना है कि पहले की तरह पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट इन एड में से छोटे या बड़े जिस भी राशि के काम होंगे उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। हालांकि तकनीकी स्वीकृति जेई, एसडीओ और चीफ इंजीनियर देंगे। बाकायदा सरकार की ओर से इसको लेकर के स्लैब भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसको लेकर के जो ग्राम पंचायतें हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं। अब पंचायतों को खर्च करने का जो अधिकार है इसको लेकर के ही आप देख रहे हैं कि लगातार ई टेंडरिंग का विरोध ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है। नवनिर्वाचित सरपंच आपको लगातार दिख रहे हैं कि इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह जरूर कहा गया कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा स्वायत्तता हम दे रहे हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो विकास के काम हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, बल्कि पारदर्शिता इसको लेकर के बनी रहे, इसलिए हम ई टेंडरिंग की व्यवस्था को लेकर के आए हैं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है और विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि सरकार जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था लाई है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब पंचायतों के पास पावर और तकनीकी स्वीकृति जरूरी है और कितना अभी तक ग्राम पंचायतें खर्च कर सकती हैं यह हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। 2 लाख तक के कार्य, इसके लिए जेई की स्वीकृति चाहिए। 2 से 25 लाख तक के कार्य के लिए एसडीओ की स्वीकृति। 25 लाख से 1 करोड़ के जो विकास कार्य हैं उसके लिए एक्सीएन की स्वीकृति और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के जो विकास के कार्य हैं उसके लिए एससी की स्वीकृति चाहिए और 2.5 करोड़ से भी जो अधिक के काम हैं विकास से संबंधित उसके लिए चीफ इंजीनियर की स्वीकृति की जरूरत है। तो ये तकनीकी तौर पर है। इसके अलावा 2 लाख के कार्य, फिर 2 लाख से 25 लाख या 25 से 1 करोड़, ये स्वीकृतियां अभी ये जो अधिकारी हैं इनके जरिए दी जाती हैं और इसीलिए ई टेंडरिंग को लेकर के अभी जो व्यवस्था सरकार कर रही है उसका विरोध पंचायतें कर रही हैं। अब सरकार के फंड से विकास कार्य कैसे हो सकते हैं ये भी आप देखिए। 25 लाख से 1 करोड़ तक का प्रशासनिक स्वीकृति इस पर निदेशक देते हैं और तकनीकी स्वीकृति इसके लिए एक्सीएन के द्वारा दी जाती है। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के लिए जो प्रशासनिक सचिव हैं उनकी स्वीकृति की जरूरत है। एससी तकनीकी रूप से इसकी स्वीकृति देता है। 2.5 करोड़ से 10 करोड़ के विकास के कार्य हैं, पंचायत मंत्री की स्वीकृति की जरूरत है प्रशासनिक तौर पर और चीफ इंजीनियर तकनीकी तौर पर इसको स्वीकृत करता है। और 10 करोड़ से अधिक के जो विकास कार्य हैं उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी है और फिर चीफ इंजीनियर तकनीकी तौर पर इसको स्वीकृत करता है। तो ये जो विकास के कार्य होते हैं उसमें टेक्निकल तौर पर आप देखें जो स्वीकृतियां हैं वो अधिकारियों के द्वारा और इसके अलावा प्रशासनिक स्वीकृतियों को किन लोगों के द्वारा स्वीकृत किया जाता है ये हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया है। लेकिन अब चूंकि जो नई व्यवस्था है उसके बाद आप देख रहे हैं कि सरकार का कहना यह है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे गांवों के जो विकास के कार्य हैं और बेहतर तरीके से हो सकेंगे। लेकिन इसको लेकर के जो विरोध हैं वो लगातार हो रहे हैं। अब कई जगह पर सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ पलवल में मंत्रणा कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी सरपंचों और जिला परिषद के सदस्यों से उनके गांव और वार्ड की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही गांव के वार्ड में किस किस चीज की जरूरत है इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने जाना। सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सरकार की नीतियों के बारे में भी इस दौरान अवगत करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट पंचायतों के सब आ ही चुके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के काफ़ी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति है, पंचायत बता है। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच और पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के जो पार्षद वो सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें। विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के तो उनको बताएं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती हुई डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे
जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो ग्रहण करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ तक से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास आएगा। चीफ इंजीनियर की गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएगा। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो उस समय 7 दिन करा दी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम कराता हूँ, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दें। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी जो 3 बातें होंगी वो नए होकर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद डी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। तो वहीं प्रदेश में ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंचों का विरोध चल रहा है, तो फिर वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के अधिकार का हनन इसको बताया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में पंचायती विभाग और गांव की सरकारें मिलकर बेहतर काम करेंगी। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये सरपंचों का काम, जो सरपंच की आप इंक्वायरी कराते हो, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा घपला है और ये खाली घपला यहाँ नहीं है, ये पूरे प्रदेश में। आगे के लिए हमने व्यवस्था ये की है कि आगे सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो। और ये जो विषय कई बार आता है ना कि हमें लिमिट इसकी बढ़ा दी जाए, तो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम है बड़ा फास्ट होगा, पारदर्शी होगा, रिकॉर्डेड होगा, कोई उसमें डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑनलाइन अगर होगा तो एक बैक ऑफिस में हमारा जो सर्वर है, हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर ऐड होगा, तो आगे की समस्याएँ खत्म है कि वो डाटा इसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आदमी जीतेगा वो आगे आएगा, संभाल लेगा, जो हारेगा बाहर चला जाएगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जो पिछले नहीं दे रहे हैं दे देंगे, ठीक है, नहीं दे देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे निश्चित। वो कहते हैं कि और ज़्यादा लिमिट करो, हम कहते हैं नहीं, डाटा रिकॉर्ड की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पिछले सरपंचों को बताई, तो ये समस्या इनके सामने ना आए तो डाटा सारा रिकॉर्ड में रहेगा। और जो देरी का विषय है कि 21 दिन के बाद टेंडर होता है, हमने 7 दिन के लिए व्यवस्था कर दी है। और छोटे कामों के लिए नए ठेकेदार जिनको ये लोग चाहते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं, समस्याओं का सारा हल। तो कुल मिला के ई टेंडरिंग के विरोध के बीच में विपक्ष और पक्ष क्या कुछ कह रहा है ये आपने सुन लिया है, और इसी से संबंधित आज की बड़ी बहस का सवाल है। पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है, पंचायतों को खर्च का अधिकार है तो फिर आखिर ये जो विरोध है इसके क्या मायने हैं, ये विरोध क्यों हो रहा है, आज ये हम समझेंगे। दूसरा ये है, पारदर्शिता की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो फिर पारदर्शिता से आखिर परहेज है किसको, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें जो की जा रही हैं या ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था की जा रही है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रहे, दूसरा यह है कि विकास के जो काम है वो प्रभावित ना हो। तो इसलिए पारदर्शिता से परहेज आखिर किसको है, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये जो 2 सवाल हैं, इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सत्वर शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्वर शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका स्वागत। और मंजू देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चेयरपर्सन है सरपंच एसोसिएशन सोनीपत की। मंजू देवी जी, आपका भी स्वागत है। मंजू जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, आज तो हालांकि मुख्यमंत्री ने भी सरपंचों के साथ और तमाम जो नए नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनके साथ आज चर्चा की है, लेकिन ई टेंडरिंग का जो विरोध है इसके क्या मायने हैं और ये ई टेंडरिंग का विरोध क्यों आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मंजू देवी जी, बताएं। देखिए सर, ई टेंडरिंग के अगर आप नोट करेंगे तो बहुत सारे नुकसान ही नुकसान है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इससे गांव का माहौल इतना खराब हो रहा है। अभी आप खुद देख लीजिए, 2 महीने हो चुके हैं इलेक्शन को। तो इलेक्शन के बाद से आप ये बताइए कि ई टेंडरिंग का तो इन्होंने शुरू कर दिया है, उसके बाद से 2 महीने हो गए, काम कौन सा शुरू हुआ? अब आप ये हमें ये नहीं पता है कि ये चीज कितने टाइम के लिए आगे जाएगी जी। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा, अब आप ये देखिए 2 साल से तो पीछे वैसे काम शुरू हुए नहीं है। अब इन्होंने ये वाला पखेड़ा शुरू कर दिया, अब ये खत्म नहीं हो तब तक आगे काम नहीं शुरू हो पाएंगे। तो इसके तो नुकसान, आप मुझे फायदा बताइए इस चीज का क्या है?
ठीक है। मुझे तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब से नोट कर रही हूँ तब तक या तो ई टेंडरिंग है या तो रिकॉल है, ये करो वो करो। तो ये बताइए काम कब करेंगे फिर हम? ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी जवाब दीजिए, क्योंकि एक तो ट्रांसपेरेंसी की आप लोग बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने भी संवाद किया, उन्होंने तो कहा कि विकास के काम मिलजुल करके सबको करना है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी ये बात कह रहे थे कि आप तो एक तो अधिकार जो हैं पंचायतों के या फिर सरपंच के वो आप कम कर रहे हैं, दूसरा ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है। और मंजू देवी जी भी कह रही हैं कि भाई ये बता दीजिए इसके फायदे क्या हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी बताइए। देखिए, पहले तो मैं मंजू देवी जी का स्वागत करूंगा कि हमारे हरियाणा की शिक्षित पंचायतों के जो नमूने थे वो आज हरियाणा सरकार के कारण से देखने को मिला कि मंजू जी आज न केवल अपने गांव में काम करने के लिए उत्साहित हैं, बल्कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी आकर डिबेट का हिस्सा बनी है। मैं बहन जी का बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी हिम्मत की है। अब आते हैं मंजू जी की, प्रश्न नहीं है, ये आशंकाएं, और आशंकाओं का बादल बनाना ये कोई व्यवहारिक नहीं है, और जितनी पढ़ी लिखी लगती हैं तो मैं समझता हूं कि एक मेरे इस उत्तर से समझ में आ जाएगी। पिछले 2 साल का जो कालखंड रहा, इस कालखंड के अंदर कितनी शिकायतें हैं, लोगों ने क्या, मैंने आज कई एक्शन से बात की इस विषय में कि भाई वास्तव में अंतर क्या लगता है। जी जी। उन्होंने बताया कि कितनी जो मान लो गड़बड़ की बीच में, उसका रिकॉर्ड ले आए, और रिकॉर्ड भी लोगों ने ताला तोड़कर उनको जला देने का काम किया। तो सर आप ये बताइए, आप रिकॉर्ड को इकट्ठा सुनिए, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, पहले सुनो। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो काम हुआ बिना उसके टेंडरिंग के, ऑनलाइन के, उनका रिकॉर्ड हरियाणा में हो सकता है वो 2, 4, 5% हो, 90-95% सारा काम ठीक भी हो रहा हो, लेकिन 5% के अंदर भी कितना करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ, और उस नुकसान के अंदर जांच होगी, जांच के अंदर कौन पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक आपका रिकॉर्ड रखने की समस्या समाप्त हो गई। वो ऑनलाइन हमेशा मिलेगा। सुनो धैर्य रखो मंजू जी, लंबा समय, 1 घंटा मंजू जी आराम से, मैं आपको पूरा समय दूंगा, एक बार एक एक करके सबकी बात आ जाती है, फिर आप अपनी बात रखिएगा, फिर हम उसका जवाब लेंगे। थोड़ा सा सुन ले मंजू जी। हाँ, आप थोड़ा धैर्य रखो, घंटे भर की डिबेट में सब विषय क्लियर हो जाएगी। तो जब आपके पास जो आपकी समस्या थी उसका समाधान सरकार ने कर दिया कि आपको न तो कोई बुक लिखने की जरूरत, न उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत, न अलमारी रखने की जरूरत, न उसकी सुरक्षा की जरूरत, और मैं नाम बता सकता हूं, ऑनलाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कितनी जगह क्या क्या हुआ है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो एक अनावश्यक काम बढ़ गया ना। इस प्रकार से आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपकी एक साझी एक जिम्मेवारी बन गई, प्रशासनिक अधिकारी भी और चुने हुए आप प्रतिनिधि भी, चुने हुए प्रतिनिधि को इन बातों से बचना चाहिए कि उसको सीधी सीधी आंच लगे। आपका काम प्रस्ताव करने का और काम के लिए लोगों को तैयार करना, जो काम है उसके लिए प्रस्ताव पेश भेजना, और बाकी सारा काम आपकी निगरानी में होगा। जो लेन देन होगा वो ऑनलाइन होगा, किसने किया कितना किया। तो मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेवारी जो देख रेख के अभाव में लगती थी, वो देख रेख की बजाय आप इस देश रेख में रखेंगे कि वो काम क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं, वो काम समय पर हो रहा है कि नहीं, वो काम जरूरत के अनुसार समय पर हो रहा है कि नहीं। तो आपका कुछ ना कुछ काम सरकार ने रिकॉर्ड के नाते बचाकर वो समय आप यदि इस काम में लगाएंगे तो आप बेहतर परिणाम दे पाएंगे। सरकार ने आपके अधिकारों का कहीं हनन नहीं किया। 20 लाख की पावर केवल भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप पूछ लीजिए पिछली सरकारों के अंदर 2 लाख से ऊपर की स्वीकृति पंचायत को नहीं थी अपने काम करने की। अब ई टेंडरिंग 20 लाख तक के काम आप अपने यहां से टेंडर कर सकते हैं। ऐसा पहले था क्या? कोई नहीं था। इसलिए समझना चाहिए कि आपको पाक साफ रखने के लिए सरकार ने एक अवसर आपको प्रदान किया। ठीक है, चलिए गर्ग साहब, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी भी बता रहे हैं कि भाई इससे पहले जो अधिकार थे 2 लाख से ज्यादा का ऊपर तो ग्राम पंचायतें कर नहीं सकती थी, हम तो ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। फिर आपको क्यों लग रहा है कि ग्राम पंचायतों के या प्रधान या जो सरपंच हैं उनके अधिकारों को सरकार कम करना चाह रही है, इसलिए इस व्यवस्था को लेकर के आई है? बजरंग दास गर्ग जी। सरपंचों को 2 लाख का भी अधिकार नहीं है। सरपंचों को 1,64,000 रुपए तक का काम करने का अधिकार है, करवाने का, जबकि 36 रुपए इसके ऊपर जीएसटी लगता है। 18% जीएसटी है। आप ये मान के चलिए, ये जो पंचायतें चुनी हैं, जिस प्रकार विधायक सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार जनता ने
गांव की अपनी सरकार बनाई और ईमानदार व्यक्तियों को सरपंच बनाया, पंच बनाए, ताकि गांव का विकास कर सके। सिस्टम पहले क्या होता था, ये पंचायती राज कांग्रेस लेकर आई थी, राजीव गांधी जी लेकर आए थे पंचायती राज, और 10 लाख रुपए तक का काम करवाने की पावर सरपंचों के पास थी, और 20 लाख रुपए तक का टेक्निकल मंजूरी देने की पावर भी सरपंचों के पास थी। पहले आप अपने रिकॉर्ड देख लीजिए। दूसरी बात, जब सरकारों को सारा अधिकारी अपने पास रखने थे तो पंचायतों चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? तो सारा अधिकार अपने पास ही रख ले। ये कहते हैं भी उनको तो लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। जब इनके पास कोई पावर ही नहीं होगी कि किस चीज रिकॉर्ड रखेंगे, किस चीज लेखा जोखा रखेंगे? आप इनको तो समझते हो सरपंचों को बेईमान, ये बेईमान है, घोटाला कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के जो जेई है, एसडीओ है, या एक्शन है, या एससी है, या बीडीओ है, वो पैसे नहीं खाएंगे? ये सरकार दावा करती है क्या? मैं दावे के साथ कहता हूं, टेंडर ई ट्रेडिंग कर लो कि कैसे कर लो, इनके पैसे परसेंटेज फिक्स है। इन्होंने परसेंटेज लेना ही लेना, और सिस्टम बनाया और चैन बनी हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक। ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे, कम से कम 20% ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। बिना कमीशन कितनी बढ़िया सड़क बन जाई हो, कितनी बड़ी नाली, बढ़िया नाली बन जाई हो, इन्होंने पास ही नहीं करना। नहीं जी, ये कमी है जी, फलाना है जी। लेकिन जेई और एक्सीएन या जो भी प्रशासनिक अधिकारी आप गर्ग साहब कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ये सारे प्रशासनिक अधिकारी या पोस्ट बन गए? भाई, ये अधिकारी तो पहले भी हुआ करते थे ना, और काम करने का प्रोसीजर भी वही होता था। अब तो इसको और ट्रांसपेरेंट कर रही है सरकार। जी, ये अधिकारी जिनका आप अभी बात जिक्र कर रहे हैं कि जेई हो गए, एक्सीएन हो गए, ये तो अधिकारी हमेशा से रहे हैं। क्या इनके बिना कभी काम हुए हैं क्या कोई? अगर ये भ्रष्टाचार करते हैं, आपको ये पता है, तो इसका मतलब हमेशा होता रहा होगा। इसका जवाब दूंगा। काम इनके माध्यम से होने हैं, सारी जांच उनके माध्यम से होनी है, उनकी जो सारा सिस्टम उन्होंने देखना है। मगर क्या है, सरपंच बीच में होने के बाद काफी फर्क पड़ जाता है। जो काम मान लो 5 दिन में स्टार्ट होना है, वो 6 महीने काम ही नहीं होगा। विकास कैसे होगा? एक नाली बनानी है, 1,64,000 में कौन सी नाली बन जाएगी काम की, ये बता दे। और इन्होंने काम करवाना है, टेंडर लेंगे, पहला उसका एस्टीमेट बनाओ, फिर टेंडर लो, फिर ऊपर भेजो, फिर परमिशन लो, लंबा प्रोसेस हो जाएगा और गांव के विकास रुक जाएंगे। 2 साल से लगातार गांव का विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? गांवों में पंचायत नहीं थी, पंचायत ना होने का विकास नहीं हुए। हाँ, कागजों में सरकार ने विकास दिखा दिया, घोटाले कर लिए। जिस प्रकार फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपया घोटाला करके कोई तो काम नहीं हुआ, फर्जी टेंडर, फर्जी बिलिंग, फर्जी पेमेंट कर दी, ऐसे गांव स्तरों पर करोड़ों रुपए का सरकार के चेते और सरकार के लोगों ने मिलकर घोटाला कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को जब पंचायत बनाई है, पंचायत के चुनाव करवाए हैं, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, इनके माध्यम से काम होना चाहिए। हाँ, उसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, सरकारी अधिकारी उन टेंडर के अंदर शामिल कर सकते हो, उनकी देख देख में काम कर सकते हो, इनके हाथ नहीं बांध सकते। अगर बताओ, इन्होंने 100 वायदे करे, जब पंचायत का चुनाव लड़ा भी हम आपके गांव के अंदर विकास करवाएंगे, सड़कें बनाएंगे, नालियां बनाएंगे, पाइपलाइन ठीक करवाएंगे, बताओ क्या कहां से करेंगे? इनके पास क्या पावर है? इनके गांव वाले कपड़े नहीं फाड़ लेंगे? वोट तो ले गए भाई, ये गर्ग साहब धैर्य रखो। ये स्थिति है। हकीकत में क्या है, ये सरकार ये कहते हैं भी ईमानदारी, ई ट्रेडिंग ईमानदारी है। चलिए, आपका ये कहना है कि अगर इनके पास अधिकार नहीं है तो फिर भाई जो जनप्रतिनिधि है वो जवाब क्या देगा? ठीक है, आपने जवाबदेही की बात की, विजेंद्र रेड्डी जी। नहीं, ठीक है, आपकी बात भी सही है। अभी मंजू देवी जी है ना, मैं उनसे भी पूछूंगा ना प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आ रही है। 1 सेकंड पहले विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है। गर्ग साहब बात आ गई, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, बात आपकी आ गई, आपकी बात आ गई, आपके आरोप भी आ गए, मैं उसका जवाब लूंगा ना। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या आपको भी यही लग रहा है कि सरकार पंचायतों के अधिकार कम कर रही है? मुझे लग नहीं रहा आयुष जी, तो ये हो रहा है। लगना एक अलग बात होती है, ये हकीकत में हो रहा है। देखिए,
लगभग 6200 पंचायतें हमारे प्रदेश में है और लगभग 70,000 लोग जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं। जब गांव वालों ने उन लोगों को चुना, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे चुन करके आए हैं जो सर्वसम्मति से चुने हैं गांव वालों ने, या और कुछ लोग ऐसे चुन करके आए हैं जो बाहरी बहुमत से एक तरफा इलेक्शन का हुआ है और वो चुन करके आए। रेयर केसेज है 2-4% जो फाइट में जीत करके आए हैं। जब पूरे गांव वालों ने, पूरे गांव की जनता ने उनके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास जताया है और उनको एक जिम्मेवारी सौंपी है कि भाई आप हमारे गांव के विकास के कार्य करवाओगे, हमारे दुख सुख के लिए हमारे आगे खड़े होने का काम करोगे, ठीक है, गांव वालों ने चुन लिया। अब गांव वालों ने चुनने के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई, ये जिम्मेवार तुम्हारा व्यक्ति, ये जिम्मेवार नहीं है जो तुमने चुन करके भेजा, हम एक और सरकार की तरफ से आदमी भेजेंगे जो बहुत बढ़िया होगा, वो भगवान का दूत बन करके आएगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने का काम करेगा। तो अब देखिए झगड़ा ये हो गया, मेरे गांव में एक सरकारी ठेकेदार आएगा और वो मेरे काम करवाएगा और सरपंच खड़ा होकर के देखेगा। जब गांव ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगा दी, एक व्यक्ति सरकार को सौंप दिया कि हमारे गांव की देखरेख ये व्यक्ति करेगा, उसके ऊपर सरकार एक आदमी बिठा रही है, क्योंकि जो ई टेंडरिंग होगी, ई टेंडरिंग कहीं का व्यक्ति कहीं भी टेंडर भर सकता है और वो टेंडर किसी को भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी आयुष जी चिंता इस बात की है कि जो व्यक्ति गांव ने एक चुना है और वो सरकार को सौंपने का काम किया, भाई ये हमारी देखरेख करेगा, उसके ऊपर सरकार एक ठेकेदार बना रही है। सबसे बड़ी इसमें ज्यादती इस बात की, मेरे गांव में बाहर का आदमी काम करेगा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, इस प्रणाली के तहत, ई टेंडरिंग के तहत जो डिग्निटी ऑफ सरपंचेज है, डिग्निटी ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसको बिल्कुल ये खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले काम हुआ करते थे, सरपंच किया करते थे, अब वो तो इनको लग रहे हैं, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हजारों लोगों ने अपने जो रिकॉर्ड जमा नहीं करवाए हैं। अरे भाई, पहले तो अनपढ़ भी पंचायत हुआ कर दी, अब पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे, इतने समझदार है, कोई 3 बार बन करके आया है, कोई 5 बार बन के आया। जो 5-5 बार सरपंच बने हैं, तो क्या गांव वालों ने उनको ऐसे ही बना दिया? तो इसलिए आयुष जी मैं कहना चाहता हूँ, एक आदमी बाहर का आ गया, बाहर का आके मेरे गांव में काम करवा रहा है, सरपंच उसको खड़ा होकर के देखता रहेगा, क्योंकि जो वो व्यक्ति आएगा वो या तो मंत्री का चहेता होगा या सरकार में उसकी बहुत तकड़ी पहुंच होगी, अधिकारी उसको पूछेंगे, कर्मचारी उसको पूछेंगे, सरकार के प्रति जवाबदेह वो व्यक्ति होगा। तो सरपंच किस लिए चुना गया, ये सच्चा दर्द है सरपंचों का और बहुत ही मतलब संवेदनशील दर्द है। सरकार को इस दर्द को समझना चाहिए। दूसरी बात आयुष जी, मान लो वो व्यक्ति काम कर गया, आ भी गया बाहर का, और सरपंच ने अपने अपमान का घूंट सहन भी कर लिया, अपमान का घूंट सहन भी कर लिया, ग्रामवासियों ने, बाहर का आदमी काम करके चला गया, उसने काम अच्छा किया, घटिया किया, किस ग्रेड का उसने मैच्योरिटी यूज किया, वो तो करके पैसे लेकर के चला जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी पहुंच है, गवर्नमेंट में भी पहुंच है, अधिकारियों के पास भी पहुंच है, करोड़ों के उसके ठेके भी हैं, वो सभी को प्रश्न करने में भी कामयाब रहेगा और वहां से वो अपनी पेमेंट भी ले जाएगा, सरपंच खड़ा खड़ा देखता रहेगा। दूसरी बात यह है कि घटिया माल लगेगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सरपंच की डिग्निटी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। तीसरी बात यह है कि सरपंचों ने अब तक अपना कार्यभार संभाला नहीं और राइट टू रिकॉल का कानून इनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा अपमान है। राइट टू कॉल, यानी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तब कहीं ये बात कही जाती है, भाई अपने आप को सुधार लो, तो नहीं तो आपको राइट टू रिकॉल में लाया जाएगा। अब एक मेरे विरोधी के घर में यदि कोई मंत्री जाकर के प्रोग्राम करता है तो मैं तो कहता हूं कि मंत्री गलत है, उनको सार्वजनिक प्लेस पर कार्यक्रम करना चाहिए। किसी व्यक्ति के घर में अगर मंत्री जाकर के कोई कार्यक्रम करता है तो ये भी तो गैर कानूनी है। सार्वजनिक प्लेस पर काम ठीक है, आपने दोनों विषय इसमें रखे। एक तो आपने राइट टू रिकॉल का भी यहाँ पे जिक्र कर लिया और ये टेंडरिंग को लेकर के भी आप कह रहे हैं कि सरपंच को कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता पे आपने सवाल उठा दिए। मंजू देवी जी, क्या यही सबसे असल कारण है? क्योंकि आप लोग तो चुने हुए जनप्रतिनिधि, आपने भी बहुत सारे वादे किए होंगे अपने जनता से, अपने गाँव के लोगों से, क्या ये वाकई में दिक्कत आने वाली है इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, वादे की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने खुद के बारे में बताना चाहूँ तो हम 3 बार गांव के सरपंच रह चुके हैं। ये हमारा तीसरा प्लान है। इससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी 2 बार रह चुके हैं, तो कुल मिला के 5 हो गए हैं। हमने गांव वालों से एक भी वादा नहीं किया है
हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि भाई क्योंकि 2 साल में सरकार ने कोई काम किया नहीं है, ये बात तो मानने लायक है। अब सरकार ये कह रही है कि हम ई टेंडरिंग के थ्रू ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2 साल के अंदर क्या कराया गया है? आप मुझे ये गिनवा दीजिए। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये घोटाले कर रही है। मतलब अभी अभी तो सरपंच, चलो ठीक है, हम बने हैं 3 बार, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी अभी बनकर आए हैं। मतलब 2 महीने के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, उनको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये भ्रष्ट है, तो ये कहाँ का सही कानून हुआ? सत्यवादी जी तो जवाब मतलब दीजिए। 2 महीने के अंदर आप ये कह रहे हो। मैं देखो गर्ग साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक बाहर का बंदा आएगा, अब ये कहने की भी 2 लाख में होगा, उसमें से भी 18% तो जीएसटी लग जाता है, बचता कितना है? उसमें से हम कुछ कराने लगेंगे, अभी ठेकेदार करेगा, ठेकेदार के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब ठेकेदार को हम ये बोल रहे हैं कि भाई तू बढ़िया मटेरियल लगा, तो वो फिर ये बोला कि सरपंच तो घोटाले कर रहा है, सरपंच तो खा रहा है, सरपंच ये कर रहा है। अब अगर उसको नहीं बोला जाएगा तो फिर वो बेकार मटेरियल लगा के चला जाएगा। अब ये देखिए ठेकेदार चला गया, ठीक है, ठेकेदार को कौन पकड़ के लाएगा? अभी हमें नहीं पता वो कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते, ठेकेदार को कोई नहीं पकड़ के लाता। सरपंच हमेशा गांव में रहता है। भाई सरपंच ऐसा प्रतिनिधित्व वो गांव के बीच से निकल के आएगा। अभी जैसे कोई भी नेता हो गया, मान लीजिए, नेता तो एक बार आएगा, वादे करेगा, उसके बाद तो इलेक्शन के 5 साल में शक्ल दिखाएगी है सर उसको। अब सरपंच जो है गांव में, अभी गांव वाला बंदा आके मेरे को बोलेगा भाई तूने ये बोला था, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। अब ई टेंडरिंग का मुद्दा ले लीजिए, गांव के अंदर केवल 50% जनरेशन ऐसी है जिसको इस बारे में पता है कि भाई ई टेंडरिंग के खिलाफ चल रहा है। 50% जनरेशन को कौन बताएगा सर जाके? अब वो तो हमें ही कहते हैं भाई तुमको 2 महीने हो गए बने, काम क्यों नहीं चालू हुआ, काम क्यों नहीं चालू हुआ? भाई लोगों ने बनाया है सर, उम्मीद लगा के हमको बनाया है ना, बिना उम्मीद के कोई नहीं इलेक्शन जितवाता है सर। अब ये करके कि हाँ हमारे गांव में काम होंगे, हमारे गांव में काम होंगे। अब सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे? अब ये नहीं पता कि ई टेंडरिंग का जो सोल्यूशन चला दिया है इन्होंने, वो कितना लंबा चलेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है सर, हम ये नहीं कह सकते कितना लंबा चलेगा। तब तक गांव वालों को कौन जवाब देगा जाके? अब मंत्री साहब तो जवाब देंगे नहीं उनको जाके, तो गांव वाले तो हमको आके बोलेंगे ना सर कि आप बताइए भाई 2 महीने हो गए हैं, अभी 4 भी हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे, आपने क्या किया है गाँव में? अब गांव में देखिए 2 लाख के इन्होंने सिस्टम कर दिया है। कोई नाली, आप मुझे एक नाली आप 2 लाख के अंदर मुझे बना के दे दीजिए, मैं मान सकती हूँ इस बात को। जबकि 2 लाख आपको पूरे नहीं मिलते, उसमें 18% तो जीएसटी चला जाता है। 2 लाख में सर क्या हो जाएगा? गांव का जैसे शहर का माहौल अलग होता है, गांव का अलग होता है। भाई कोई गली ऊंची हो गई, कोई गली नीची हो गई, कोई कुछ कैसा है। ठेकेदार को बोलो तो ठेकेदार हमें भ्रष्ट बताएगा, नेताजी को बोलो। अब नेताजी गाँव में आके एक बार देखिए, वहाँ का मैं जवाब माहौल लेता हूँ देखेंगे मंजू तो जी, आपको आपकी समझ बात आएगा। बिल्कुल सही है बाजी, मैं इसका जवाब लेता हूँ क्योंकि ये शक व शंका दूर होनी चाहिए ना। शास्त्री जी जवाब दीजिए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आशंकाओं के बादल को मंडराकर आप ये देखना चाहते हैं कि वर्षा हो रही है, और वर्षा की जगह कई कई बार और भी चीजें बढ़ती हैं। आप मुझे बताइए कि सरपंच टेक्निकल लोग हैं क्या? कितने लोग जेई का कोर्स कर रखा होगा? जब आप ये कहते हैं कि ऊंची होगी नीची होगी, तो किसने किया ऊंचा नीचा? उसकी जिम्मेवारी सरपंच ले लेगा क्या? और सरपंच के पास आज से पहले ये पावर थी कि आप लेवल भी आप ले लेंगे, आप अपने आप ठेका भी ले लेंगे, और ठेके की वजह आप बिना ठेके के भी काम कर देंगे, बिना 2 आदमियों के बुलाए अपने अपने लोगों को बुला के दोगे, तो तुम्हारे सर पर जूते पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि आपको यदि टेंडरिंग की बात होगी तो आप समझिए मंजू जी, आप किस भाषा में बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। यदि आपके पास ऑफर है खुला, आके आप किसी को भी दोगे, तो कितने लोगों को संतुष्ट कर दोगे आप? कितने लोगों के आपके यहाँ ठेकेदार होंगे, कितने लोगों को काम दे दोगे? दूसरी बात, यदि ये टेंडरिंग है तो वो ठेकेदार आपका कैसे नहीं है ये मुझे बताइए। कि वो उसकी शक्ल नहीं है, उसका आईडी नहीं है, उसका टेलीफोन नंबर नहीं है, क्या उसका रेजिडेंस एड्रेस नहीं है, क्या उसको वो पाकिस्तान से आके उसका काम करेगा? और मैं काम करूंगा या मेरे द्वारा करवाया जाएगा तो ही ठीक होगा, और उसका निर्णय भी मैं ही कर दूंगा कि इसकी क्वालिटी भी ठीक है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर आपका सम्मान रखा है उन्होंने, और आप अपने प्रस्ताव के आधार पर काम करवाएंगे। आपको ऑप्शन है कि 20 लाख तक के टेंडर आप ही करेंगे, आपको नहीं है कि भाई आप उनको करेगा कोई। 20 लाख रुपए तक के टेंडर का इशू करना आपकी जिम्मेवारी है, और 7 दिन उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड रख दिया। 7 दिन से ज्यादा कितना होगा? ये जो आप आशंकाओं की, और विजेंद्र जी रेडू और गर्ग साहब से मैं पूछना चाहूंगा, आपके पहले ये जो टेक्निकल चीजें हैं, क्वालिटी है कि नहीं,
सीमेंट बजरी ठीक लगी है कि नहीं, रोड़ी ईंट ठीक लगी है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता था जी? और आगे कौन करेंगे जी? आपकी सरकार आएगी तो जरा आप टेक्निकल चीज बताइए ना, ताकि नहीं, इनकी लेकिन क्वालिटी शास्त्री जी, को जवाब तो निर्धारित लोग करने सरपंच की से ही मांगते हैं ना। कोई आपकी चीज लैब खराब भी हो आपकी गई या तय कोई करवाएंगे किसी में क्वालिटी भी कि खराब है तो लोग तो सभी सरपंच से सरपंच कहेंगे जो सर है आपने काम अपनी करवाया, अपनी ये ऐसा कैसे है? अपनी लैब स्थापित करेंगे, आयुष जी, अपने ठेकेदार लेंगे, मैं बताता हूँ, अपने मैं लोग बताता हूँ। लेंगे। सरकार का केवल पैसा चाहिए, जनता का पैसा चाहिए, और हमने कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब हम काम कर लेंगे। ये व्यवहारिकता है क्या? धरातल पर दुनिया में कहीं और भी काम होता है क्या? हरियाणा में इससे पहले भी काम हुआ था क्या? इस बात पर नहीं बोल रहे कि आपके समय क्या था, हमने 20 लाख तक की अधिकार सरपंच को दिया कि आपने टेंडर आप खुद उसको आमंत्रित कीजिए। नहीं, लेकिन शास्त्री जी, ये नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें ऐसी क्या खामी थी मैं कि आप बता रहा ये हूं ना। टेंडरिंग लेके आए फिर? मैंने बताया ना, कितने लोगों के जो जो रिकॉर्ड थे वो जला दिए गए, गायब हो गए। चोरी की बात करते हैं, नहर में फेंक दिए, क्या क्या हुआ, उसका इलाज क्या, आप जरा बताइए ना विजेंद्र रेणु जी या गर्ग साहब बताएं कि जिन लोगों के, जिन सरपंचों के, पंचायतों के, सेक्रेटरी के आप जो रिकॉर्ड खो दिया जिन लोगों ने, उनके पास फिजिकली है नहीं, आपके पास क्या सूत्र है उसका इलाज कर देगा? आयुष जी, और ठीक है, यदि मैं जवाब लेता हूं। मैं बहुत धैर्य के साथ चुने हुए प्रतिनिधि को अपना मान सम्मान कैसे बचाना चाहिए, उसका सबसे बड़ा सबूत यह रहता है कि उसने अपने आप को पाक साफ बचा के रखना है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने 5 आदमी थे, 7 आदमी थे, 10 आदमी थे, उनके बीच बुलाया, जिसने ठीक करने का काम किया वो ठीक काम करेगा। और ऐसा कौन सा ठेकेदार हो जाएगा और ऐसा कौन सा सिस्टम हो जाएगा कि सरपंच ने आपत्ति की, लोगों ने आपत्ति की और लैब में चेक करवा दिया और फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा? ठीक है, मैं जवाब तो गर्ग ये साहब, सार्वजनिक चीजें हैं, फिर तो आपको तय करना पड़ेगा कि एक लैब भी सेकंड में मेरी होगी, मैं भी गर्ग पट्टा साहब, भी गर्ग मेरा साहब। होगा और टेंडर भी मेरा होगा। पैसा केवल सरकार का चाहिए, जनता का जो टैक्स से पैसा इकट्ठा वो मुझे दे दो, बाकी काम मैं कर लूंगा। ये कोई आदमी, गांव के व्यक्ति भी इस बात पर सहमत नहीं होंगे। और आपके स्वास्थ्य के, सरपंचों के, पंचायत समिति, जिला प्रमुख के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके भी कितने लोग हो सकते हैं इसमें। और जब ई टेंडरिंग आएगी तो आप सबको कहिए कि आप आइए मैदान में, जो अच्छा करेगा उसको हम काम करवाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है गर्ग साहब। आपके पास मान लो 2 लाख का भी है, मैं एक बार बात करते हैं कि 2 लाख की भी आपकी है, 2 लाख किसको कह दोगे? खुद मजदूर और मिस्त्री बुला के आप उनको काम करने लगेंगे कि उसमें से किसी को देंगे? आप जरा बताओ आप मंजू जी, कि मान लो आपको 2 लाख का कोई काम है, ऐसा नहीं है कि 2 लाख में तो ईंट नहीं लगती, 2 लाख भी तो पैसा है ना। 2 लाख आप अपने घर के अंदर लगाएंगे तो एक रसोई, एक बाथरूम, एक कुछ चीजें बन जाती हैं। तो इतना सारा जो लगाएंगे वो आप खड़े होकर लगाएंगे, रोज मिस्त्रियों की हाजिरी लगाएंगे क्या, मजदूरों को बुलाएंगे क्या? आयुष जी, आगे कौन इतना इंतजार करेगा? आयुष अब मैंने जी। 2 ईंटें लगा दी है, बाकी की 50 ईंटें कहाँ से जाएंगी? अब मैंने 2 ईंटें लगा के छोड़ दी है, बाकी के तो फिर आगे मेरा सिर फोड़ेंगे ना कि अभी तेरा सिर फोड़ेंगे हम। तूने इतना कर दिया, बाकी का कौन करेगा? टेंडर के इंतजार में आपको अभी व्यवहारिक चीजें, मुझे नहीं लगता कि परिवार ने आपको जो जिम्मेवारी सौंपी है उस जिम्मेवारी की गंभीरता आपके अंदर है। आपके परिवार को गांव ने 5 बार चुना है, उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर है। आप अपनी प्रतिष्ठा को क्यों दांव पर लगा रहे हैं कि आप उस काम को सक्षम नहीं है, आप टेंडरिंग नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप अपने परिवार की प्रतिष्ठा को क्यों दांव पर लगा रही है? नहीं, आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है सर कि आप 2 महीने इलेक्शन हुए हैं, आपने सबको भ्रष्टाचार में बना दिया। हम 5 साल तक की किसने कहा भ्रष्टाचार? मंजू बहन जी एक मिनट, आपको चोर मंजू बहन साबित जी ना मैं हो, एक मिनट मैं ये बोल रहा प्रक्रिया हूँ। सरकार ने की है। ठीक है, चलिए मंजू एक बहन आपके जी, पास 4 व्यवस्था है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आप चोर नहीं है। सरकार ने तो आपके ठीक है, सारे एक सेकंड रास्ते मंजू जी, खोल अभी दिए गर्ग साहब, गर्ग ताकि आपको साहब, कोई लोग चोर ना ठीक कहे। है। नहीं शास्त्री जी, ठीक है, अभी मैं जवाब ले दूंगा, इस बात का जवाब है। आएगा। गर्ग साहब पहले, गर्ग साहब। आयुष जी, ये सरकार सरपंचों का अधिकार मेरे का प्रश्नों का हनन उत्तर दो करने में पहले लगी हुई है। गर्ग साहब। मेरी बात गर्ग सुनो साहब, प्लीज पहले मेरे प्लीज। सब प्रश्नों का सत्यवान उत्तर जी, दो मैंने कि आपकी कांग्रेस के आर्य जी पूरी टेक्निकल बात चीज सुनिए, कौन मैं देखता चुप था? रहा हूँ। सरपंच देखता आप था मेरी कि पंच बात देखता धैर्य था? से सुनिए। जरा बताइए एक बार। ये सरकार जो है गर्ग साहब नहीं। सरपंचों का गर्ग साहब, अधिकार का गर्ग साहब हनन पहली बात। करने में गर्ग साहब लगी सुनिए। हुई है। गांव की गर्ग साहब पंचायतों सुनिए, को भाषण नहीं। सरकार गर्ग साहब, कमजोर भाषण करने नहीं। में लगी हुई है। गर्ग साहब, भाषण नहीं।
सुन लो प्लीज, मुझे बोलने दो। ठीक है शास्त्री जी, मैं जवाब लेता हूँ शास्त्री जी। ठीक है, आपके सवाल आ गए, गर्ग साहब को पता है वो सवाल कि भाई जो पुराना डाटा था जो चला गया, जिसका कोई अभी कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं, वो कहां से हम कलेक्ट करेंगे? ठीक है, इसलिए आप नई व्यवस्था लेके आए। गर्ग साहब जवाब चलेगा ना। आप लोग ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर और सरपंचों को हमें कभी बात आती नहीं, आर्या जी, हमें कभी बात नहीं आती। मीठा बोलो, मीठा खाओ और मिलजुल के चलो। हम तो उस नीति पे चलने वाले हैं। कड़वे तो मैं आपको छोड़ रखा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार खोल रही है, देश में खोलने दो। हमने तो प्यार बांट रहे हैं, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप सुन लीजिए धीरे से, आप सुनो, काफी देर से आप बोल लिए, आप 10 मिनट से बोल रहे हो, हमारी भी सुन लो 2 मिनट के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार पंचायतों का हनन करने में लगी हुई है और मैं बिल्कुल सरपंच जो काम करना चाहते हैं उनका काम में रोड़ा काटती है। आपने ये बात कही, भाई जो एसडीओ है, यही है, एक्शन उनको अधिकार नहीं है। ये किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। आयु जी, हमने ये कहा है सरपंचों का अधिकार होना चाहिए काम करवाने का। हाँ, काम की चेकिंग करे, इंक्वायरी करे, सरकारी अधिकारी इंक्वायरी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अधिकारी इंक्वायरी करने के बाद जवाब दे रहे हैं शास्त्री जी, जवाब दे रहे हैं, शास्त्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सारी पावर सुनिए, जवाब दे रहे हैं ताकि आप मलाई खा सकते हो। ठेकेदार से काट करके घोटाले कर सको, फर्जी बिल बना सको और माल खा सको, ये नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, ये हरियाणा में होने नहीं देंगे। जैसे आपने क्या कहा, बोला जी रिकॉर्ड जला दिया। देखो कितनी शर्म की बात है, इन्होंने कहा सरपंचों ने रिकॉर्ड जला दिया। इससे बड़ी शर्म का बयान हरियाणा के लिए हो नहीं सकता। अगर सरपंचों ने रिकॉर्ड जला लिया तो सरकार क्या चीज है? सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, सरकार का अपना रिकॉर्ड होता है। आप दफ्तर में एसडीओ है, एक्शन है, सब पर रिकॉर्ड है। इतना काम हुआ, इतनी पेमेंट हुई, इस ठेकेदार के थ्रू हुई, ये काम हुआ। आपका रिकॉर्ड किसे जला दिया? सरकार का रिकॉर्ड तो कोई जला होगा, उससे चेक कर लो। अगर सरपंच ने रिकॉर्ड जला दिया तो पेमेंट तो सरकार ने करी है, आपने करी है, आपका रिकॉर्ड चेक कर लो। झूठे इल्जाम लगाने से कोई चोर नहीं होता। चोर की दादी में तिनका, चोर जो होता है दूसरे के उंगली उठाता है। जब एक चोर होता है एक आंगली दूसरे की तरफ होता है तो 4 आंगली खुद की तरफ होती है। शीशे के जिसके मकान होते हैं वो पत्थर नहीं मारते किसी ऊपर। आप बताइए आपने कौन से घोटाले में कसर छोड़ी ग्राम पंचायत के काम के अंदर? आप बता दें। मेरी बहन बैठी है मंजू जी, इन्होंने कहा 2 साल से कोई विकास नहीं हुआ। आप अपना रिकॉर्ड देखिए, आपने करोड़ों अरबों रुपए के गांवों में विकास दिखाकर पेमेंट कर दी। कहाँ विकास है? कौन से गांव में नाली बनी? कौन से गांव में सड़क बनी? सड़क की जगह खड्डे बने हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे में हरियाणा में घूमता हूँ, हालात क्या है? फर्जी बिल बना के मार खा जाते हो और फिर कहते हो सरपंच चोर है। आपको सरपंच चोर लगते हैं? ये विधायक है, ये ईमानदार है। अगर आपका मंत्री तो ईमानदार है तो वो क्यों नहीं जाता? गांव की सरपंचों में भी क्यों नहीं जाता? अपनी बात क्यों नहीं रखता? सरपंचों ने उसको नारेबाजी की, उसका गाड़ियां खराब किया, उसको काले झंडे दिखाए। मुंह छुपाता हुआ जो हारे हुए जो सरपंच थे उनको घरों में जाकर मीटिंग करता है। आप बताइए, हारे हुए घरों में मीटिंग करता है। तूने प्रतिनिधि कौन है? तूने प्रतिनिधि आप बात नहीं करोगे, उनकी सुनोगे नहीं तो आप क्या, आप किस दिशा में जा रहे हो? आप किस दिशा में काम कर रहे हो? ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, देखिए सत्यव्रत शास्त्री जी का पक्ष इस पर यह था कि देखिए जो भी विकास के काम होते हैं उसमें अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा से रही। बस एक टेंडर की प्रक्रिया है, वो भी 7 दिन के लिए हमने उसको बाउंड किया है। इसमें क्या दिक्कत है? फिजिकली क्या दिक्कत है? ठीक है सर, एक सेकंड, विजेंद्र रेड्डी, ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये कर रहे हैं और अधिकार तो हम दे ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सरपंच की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है। एक सेकंड, ठीक है विजेंद्र रेड्डी, ठीक है शास्त्री जी साहब हो गया, ठीक है आप दोनों लोगों ने खूब आरोप प्रत्यारोप कर लिया। विजेंद्र रेड्डी को सुनिए, विजेंद्र
रेड्डी जी, विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, हो गया गर्ग साहब, ठीक है, गर्ग साहब हो गया, अब आपका भी हो गया समय, ठीक है, आपने ले लिया समय। अब विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, पंचायत क्या पूछेगी, ठीक है, काम पूछेगा, ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, आप हमारे विजेंद्र रेड्डी जी, या सड़क टूट गई, ठीक है, कैसे टूटी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अभी विजेंद्र रेड्डी जी को भी सुन लेते हैं, ठीक है, अरे आपकी मतलब की बात होगी, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, हो गया गर्ग साहब, हो गया गर्ग साहब, अब विजेंद्र रेड्डी हो गया, ठीक है, अरे ठीक है भाई, बीजेपी कांग्रेस आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए, ग्राम पंचायतों को हमको और मजबूत बनाना है, थोड़ा उस पर रहते हैं, हम थोड़ा उस पर रहते हैं, ग्राम पंचायतें मजबूत कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, सरपंचों की क्या दिक्कतें हैं, सरकार का क्या पक्ष है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप में मत उलझिए, आरोप प्रत्यारोप में मत उलझिए। विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, हो गया गर्ग साहब, हो गया, ठीक है, अरे गर्ग साहब हो गया, आपने अपनी बात रख ली, हो गया गर्ग साहब, बात रख ली आपने, हो गया। विजेंद्र जी को भी सुन लीजिए भाई, विजेंद्र जी को सुन लीजिए गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब विजेंद्र जी को सुन लीजिए, अब विजेंद्र जी को सुन लीजिए, अरे शास्त्री जी की बात हो गई, आपकी भी बात हो गई, ठीक है गर्ग साहब, अरे गर्ग साहब अभी तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे आप, अभी तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, थोड़ा सा धैर्य रखें। आयु जी ये बात ऐसे करे, सरपंच चोर है, सारे चोर है, निकाल चला दिया, यही ईमानदार है देश के अंदर। ठीक है, अभी विजेंद्र जी की बात को सुन ले गर्ग साहब, देखिए किसी के कहने से कोई चोर, किसी के कहने से कोई चोर थोड़ी ना होगा, जिसने चोरी की वो चोर होगा, जिसने चोरी की वो चोर होगा, जिसने चोरी नहीं की वो नहीं चोर होगा, किसी के कहने से कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा, ठीक है। विजेंद्र जी अभी विजेंद्र जी, ठीक है, अरे गर्ग साहब प्यार मोहब्बत की बातें करिए, गर्ग साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए गर्ग साहब शांत हो जाए, विजेंद्र जी। विजेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर ले, मुझे लग रहा है म्यूट हो गए आप। आयुष जी मेरे प्रश्नों का उत्तर से बात शुरू करवाइए। विजेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चले विजेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ टेक्निकल इशू भी है। मंजू जी एक बार फिर से आपसे मेरा यही सवाल है, अगर आपकी ही संस्तुति पर सारे काम होने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरपंचों को दरकिनार किया जा रहा, आप ही बताएंगे क्या करना है, टेंडर भी आपको ही करने, फिर क्या दिक्कत है? सर टेंडर हमको करने हैं, अब इन्होंने तो कर दिया कि जो अच्छा टेंडर करेगा वो होएगा। अब ये है कि कोई भी सरपंच अगर टेंडर अपना लेके जाता है तो गलत कोई नहीं लेके जाता, इन्होंने तो पखेड़ा शुरू कर दिया। इनको ये पता नहीं है पहले मंजू जी टेंडर क्या होता है, ये समझो, ये मंजू जी को यही नहीं पता कि टेंडर क्या होता है, इनको टेक्निकल चीज समझाओ, टेंडर क्या होता है। 5 बार सरपंच रह लिए, 3 बार मेरी छोटी बहन रह ली, तो 2 बार इनके परिवार के रह लिए, इनको पता नहीं, आपको टेंडर का पता है। देखिए आइए कमाल होगी कि 3 बार सरपंच गांव की रह ली और 2 इनके परिवार से रह लिए, 5 बार सरपंच होने के बाद भी इनको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज है, आप सरपंच गांव के बड़े हो क्या, आपको नॉलेज है, कमाल होगी। बोलो मेरी बहन जी, गलत लेकर जाऊंगी क्या, टेंडर क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड मंजू जी बताइए टेंडर क्या होता है, आप बताइए टेंडर क्या होता है, टेंडर क्या होता है जरा बताइए, कौन सी पुस्तक का नाम होता है टेंडर? बताओ कौन सी पुस्तक का नाम है, कौन सी दुकान पर मिलती है टेंडर, जो यहाँ से आप खरीद के ले जाओगे, वो टेंडर कौन सा भ्रष्टाचार का नाम टेंडर है। टेंडर की आड़ में पोर्टल के नाम पर, ईमेल के नाम पर उसका नाम टेंडर है। प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, आप गोल गोल घुमाकर सरपंचों को अपने फेवर में करके, आपकी इस बात से सरपंच सब फेवर में हो जाएंगे। आपके समय के भी तो सरपंच गांव में जीवित हैं, उनका उस समय टेक्निकल काम कौन देखता था उनका? मंजू जी बहन जी मैं बड़े अदब से पूछ रहा हूँ आपसे, जरा बताइए टेंडर कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पर से लेके आना पड़ता है? ये तो मेरे ख्याल से सारे टेंडर तो आप ही के पास से मिलते हैं, आप ही को सारी चीजें पता है। हम जितने यहाँ बैठे हैं सारे के सारे देने का काम किया था सरकारों ने, इनकी शक्तियां बढ़ाने का काम किया था।
आज आप इनकी शक्तियों को काटने का काम कर रहे हो। सरपंच किस लिए बनते हैं और कैसे बनते हैं ये पता है ना। सरपंच में पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10वें लड़कों के शर्तें रखी है, उससे पहले सरपंच भी होते थे और इसीलिए आपको 10 लाख से 20 लाख की पावर दी है। पढ़े लिखे लेकिन आपको इतना तो पता। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि टेंडरिंग को लेकर के विरोध भी है, सरकार का अपना पक्ष भी है, ट्रांसपेरेंसी की बात भी है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके लिए ट्रांसपेरेंसी की जा रही है अगर वही इसका विरोध कर रहे हैं तो सत्ता या फिर सरकार उसको कैसे समझा पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।